हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने एक मैराथन श्रृंखला की शुरुआत की थी और मैराथन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने 5 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का छठा क्लास जो है पंचायती राज व्यवस्था से, जिसकी हम शुरुआत करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कार्यपालिका और न्यायपालिका के विषय में पढ़ा था, तो पंचायती राज की शुरुआत आज हम छठे क्लास से कर रहे हैं। तो पंचायती राज में ये विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी का था। महात्मा गांधी जी ने जब हमारे देश स्वतंत्र हुआ, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने संविधान निर्माताओं के समक्ष अपनी बात को रखा कि जो हमारे देश की कार्य प्रणाली है, जो सरकारें हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए कार्य प्रणाली में, जिसमें जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र सरकारें और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें होनी चाहिए, और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारों का गठन होना चाहिए, जिससे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो सके, लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो सकें, लोकतंत्र की पहुंच घर घर तक बन सके और प्रशासन में लोगों की भागीदारी हो, जन भागीदारी सुनिश्चित कर हो सके। इसलिए महात्मा गांधी का यह विचार था। लेकिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसके पहले ही 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, जिससे महात्मा गांधी के जो विचार थे, उनकी जो बातें थी, वह अधूरी रह गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने तब तक महात्मा गांधी इतनी बार अपनी बातों को कह चुके थे, जो संविधान निर्मात्री थे उनको इस बात का ध्यान था, और उन्होंने संविधान में के अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान करा कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उसका सशक्तिकरण करेगा। तो अनुच्छेद 40 में लिखा गया कि अनुच्छेद 40 में लिखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा एवं उसका सशक्तिकरण करेगा। सशक्तिकरण करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा एवं उसका सशक्तिकरण करेगा। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 में लिखा। यह महात्मा गांधी के विचारों को ध्यान में रखते हुए इसके क्रियान्वयन करने के लिए, इसी अनुच्छेद 40 का क्रियान्वयन करने के लिए इसका अनुच्छेद 40 का क्रियान्वयन करने के लिए 1952 में सामूहिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सामूहिक विकास कार्यक्रम, सामूहिक विकास कार्यक्रम 55 विकास खंडों में, 55 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 40 के क्रियान्वयन करने के लिए 1952 में सरकार के द्वारा सामूहिक विकास कार्यक्रम 55 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया। लेकिन यह जो सामूहिक विकास कार्यक्रम 55 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया, यह पूर्णतः असफल रहा। यह कैसा रहा? यह पूर्णतः असफल रहा। पूर्णतः असफल रहा। इसके असफल रहने के पीछे का कारण यह है कि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का बोलबाला था, इसमें जन भागीदारी नहीं थी। यहाँ पे सारे निर्णय प्रशासन अधिकारी लेते थे और जन भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। इसलिए सामूहिक विकास कार्यक्रम जो कि 55 विकास खंडों में प्रारंभ की गई थी, यह पूरी तरीके से असफल हुई। जो सामूहिक विकास कार्यक्रम है,
यह अमेरिका के तर्ज पर इसका प्रारंभ किया गया था। इसका प्रारंभ अमेरिका के तर्ज पर किया गया था। अमेरिका के तर्ज पर। ठीक, इसी जो 1952 में सामूहिक विकास कार्यक्रम था, जब यह पूर्णतः असफल हो गया, इसी के जांच के लिए पंचायती राज व्यवस्था में कुछ समितियों को बनाया गया। कुछ समितियों को बनाया गया कि जिससे इस बात का पता चल सके कि सामूहिक विकास कार्यक्रम जो असफल रहा, इसमें क्या क्या कमियां थी और इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियों को पढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग बनाइए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। हेडिंग बनाइए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। हम सभी समितियों को एक ही फ्लो चार्ट में बना दे रहे हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, इसमें जो समिति थी, सबसे महत्वपूर्ण समिति बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। मेहता समिति, उसकी बलवंत राय मेहता समिति जो थी, इसका गठन 1956 में किया गया था। किसी किसी बुक में 1957 दिया हुआ है, लेकिन इसका गठन जब किया गया था 1956 में, और इनकी जो रिपोर्ट आई थी, इनकी रिपोर्ट 1957 में आई। बलवंत राय मेहता समिति की ही सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए, जिला परिषद। ठीक है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत होनी चाहिए, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके सिफारिश में कहा गया, जब इनकी रिपोर्ट 1957 में आई तो उसमें कहा गया त्रिस्तरीय पंचायत, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत की बात की, और इन्हीं के सिफारिश के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी नामक गांव में सर्वप्रथम पंचायत की शुरुआत की गई। ठीक है, पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की गई। चलिए अगली देखते हैं। उसके बाद था संथानम समिति। संथानम समिति, संथानम समिति का गठन 1962 में हुआ था। हम एक बार सभी समितियों को लिखते हैं, फिर उसके विषय में फिर बताते हुए आपको चलेंगे। ठीक है, उसके बाद थी सदिक अली समिति। सदिक अली समिति, सदिक अली समिति जो थी, इसकी स्थापना 1900, गठन इसका 1964 में हुआ था।
उसके बाद था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। उसके बाद लिखिए जीबी के राव समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। जीबी के राव समिति। राव समिति। जीबी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। उसके बाद एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में। उसके बाद थुंगन समिति। थुंगन समिति जो थी इसका गठन 1988 में हुआ था। 1988 में। उसके बाद है वर्धा समिति जिसका गठन 1951 में हुआ था। वर्धा समिति इसका गठन 1991 में हुआ था। 1991। इसमें 3 महत्वपूर्ण समितियां हैं जिसके विषय में हम लोगों को जानना है। एक है बलवंत राय मेहता समिति जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता के समिति के सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है। उसके बाद इसमें एक समिति है अशोक मेहता समिति जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एल एम सिंघवी समिति। ठीक है। बाकी जो समितियां हैं इनके ईयर्स को दे दिया जाता है, एक तरफ समिति को दे दिया जाता है, तो मिलान करने का प्रश्न पूछा जाता है। और जो 3 ये समितियां हैं इन 3 समितियों के सिफारिश के विषय में पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति जो 1956 में जिसका गठन होता है, 1957 में इनका रिपोर्ट आता है और बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था होती है। ठीक है। और इन्हीं के सिफारिश के बाद 2 अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी नामक गांव में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी उसके बाद है संथानम समिति 1962, सदीक अली समिति 1964, फिर आता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी, इन्होंने कहा था कि दो स्तरीय पंचायतों का गठन होना चाहिए। 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायत के गठन की बात की थी। पंचायत के गठन की बात की। अशोक राय मेहता समिति जिसका गठन 1977 में हुआ था, इनका कहना था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर
जिला परिषद का गठन होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए। उसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को एल एम सिंघवी समिति, इनकी सिफारिश क्या थी। एल एम सिंघवी साहब जो थे, इनके समिति की जो सिफारिश थी, एल एम सिंघवी साहब, इनके सिफारिश के बाद ही पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनकी सिफारिश थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आइए नोट कर लेते हैं। एल एम सिंघवी समिति 1986, इसी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को इसी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा दिया गया। एल एम सिंघवी समिति ने सिफारिश किया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और एल एम सिंघवी समिति जिसका गठन 1986 में हुआ था, इन्हीं के सिफारिश के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसको किस अनुच्छेद के बीच रखा गया। ठीक है, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। चलिए, एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी के समिति के सिफारिश के बाद ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। एल एम सिंघवी के सिफारिश के बाद संविधान में एक संशोधन होता है जिसे हम कहते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जानते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। यह 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है, संवैधानिक मान्यता दी गई और इसमें भाग 9 जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें कहा गया जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संविधान के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक रखा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक रखा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 29 विषय को रखा गया।
11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 29 विषय सौंपे गए कि पंचायत जो है इन 29 विषयों पर कार्य करेगी। पंचायत को 29 विषय सौंपे गए 11वीं अनुसूची के माध्यम से, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। और इसी के साथ ही एक संविधान संशोधन और होता है जिसे हम कहते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जानते हैं। और 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 का जोड़ा गया। भाग 9 का को 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। और भाग 9 का में नगर पालिका को रखा गया। नगर पालिका को संविधान के अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक रखा गया। ठीक है, 243 पी से 243 जेड जी तक रखा गया। ठीक है, यहाँ पे आप सबको थोड़ा ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 243 पी से जेड जी तक क्यों रखा गया। ठीक है, तो बातें ये है कि अनुच्छेद जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया तो उसको संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक रखा गया। मतलब 243 ए से 243 ओ तक को 243 ओ तक यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। जब 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 का को जोड़ा गया, नगर पालिका को रखा गया, ओ के बाद क्या आता है पी। तो 243 पी से 243 जेड के बाद फिर ए बी सी डी ई एफ जी फिर जी तक रखा गया। ठीक है, और साथ ही साथ संविधान में अनुसूची को भी जोड़ा गया, एक 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसी के साथ 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची भी 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को 18 विषय सौंपा गया। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची के माध्यम से नगर पालिका को 18 विषय सौंपा गया कि नगर पालिका इन 18 विषयों के अंतर्गत कार्य करेगी। सौंपा गया। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो 74वां संविधान संशोधन 1992 था, इस लागू हुआ था 1993 में। संशोधन 92 में हुआ था और लागू हुआ था 1993 में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम देखेंगे पंचायत का कार्यकाल। हेडिंग बनाइए, पंचायत का कार्यकाल। पंचायत का कार्यकाल। पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के पहले भी पंचायत को विघटित किया जा सकता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के पहले भी पंचायत का विघटन किया जा सकता है। ठीक है, कार्यकाल में हम देखेंगे कार्यकाल इनका 5 वर्ष। 5 वर्ष के पहले भी विघटन किया जा सकता है। 5 वर्ष के
पहले भी पंचायत का विघटन किया जा सकता है। पंचायत का विघटन किया जा सकता है। लेकिन 5 वर्ष पहले जब पंचायत का विघटन होगा तो पंचायत का जो कार्यकाल है या कम से कम 2 वर्ष पूरा कर चुका हो, उसके पहले विघटन नहीं हो सकता है। लेकिन विघटन के बाद अगली पंचायत तक जो अगली पंचायत का चुनाव होगा वह शेष कार्यकाल के लिए होगा। ठीक है, चलिए अगली पंचायत का कार्यकाल शेष कार्यकाल के लिए होगा। और 2 वर्ष के पूर्व विघटन नहीं होगा। पंचायत के गठन के बाद 2 वर्ष के पूर्व विघटन नहीं होगा। विघटन नहीं होगा। यदि पंचायत के विघटन के समय कार्यकाल 6 माह बचा हो तो पंचायत के विघटन के बाद नए पंचायत का गठन नहीं होगा। 6 माह के भीतर ही चुनाव करा के नए पंचायत का गठन कर दिया जाएगा। यदि कार्यकाल 6 माह या 6 माह से कम बचा हो, 6 माह बचा है तो विघटन के बाद पुनः चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती है। पुनः चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि नई पंचायत का गठन होगा। पंचायत का गठन होगा, ठीक है, बल्कि नया पंचायत का गठन होगा। पंचायत का जब विघटन होगा या पहली बात 2 वर्ष के पूर्व नहीं होगा। पंचायत जब गठित होगा कम से कम उसका 2 वर्ष समय बीत जाए, उसके बाद विघटन होता है। विघटन के बाद जो चुनाव होगा शेष बचे हुए 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए होगा, ना कि 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, शेष 3 वर्षों के लिए होगा। यदि जो कार्यकाल है पंचायत का वह 6 माह बचा हो या 6 माह से कम बचा हो, ऐसी स्थिति में यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो पंचायत को पुनः चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 6 माह के भीतर चुनाव करा के नई पंचायत गठन करने की जरूरत होती है। तो नई पंचायत का गठन होता है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग बनाइए। अगली हेडिंग पंचायत में आरक्षण। हम लोगों ने कार्यकाल को पढ़ा, अगली हेडिंग बनाइए पंचायत में आरक्षण। पंचायत में आरक्षण। अनुच्छेद 243 में प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 243 में प्रावधान किया गया कि महिलाओं को पंचायत में
प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। दिया जाएगा एवं एससी एसटी को, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को, एससी एसटी को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट, एससी एसटी को उनके जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। उनके जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 में, ठीक है, पंचायत में आरक्षण की बात करता है। सॉरी, अनुच्छेद 243 डी से होता है डिस्काउंट। ठीक है, आरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 243 डी। याद करने का जो तरीका है कि आरक्षण की जब बात करता है तो आप लोग अनुच्छेद 243 डी की मतलब होता है डिस्काउंट, इसलिए आप लोग इस माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 243 में महिलाओं को पंचायत में प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण देने की बात करता है। और जो एससी एसटी होते हैं इनको इनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अगली हेडिंग बनाइए, पंचायत का चुनाव। पंचायत का चुनाव किस प्रकार से होता है? पंचायत का चुनाव पंचायत का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। इसकी योग्यता जो है 21 वर्ष। 21 वर्ष ग्राम प्रधान बनने के लिए, पंचायतों में ग्राम प्रधान बनने के लिए, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता है, न्यूनतम आयु इसकी 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगली हेडिंग वाली, सॉरी, लिखिए अनुच्छेद 243 के 43 के अनुच्छेद 243 के में लिखा गया चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगी। इसमें लिखा गया कि पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। आयोग कराएगा। जब चुनाव होगा, चुनाव में कुछ खर्चे भी होंगे। चुनाव में जो खर्चे होंगे इसकी जिक्र करने के लिए, चुनाव में खर्चों को नियंत्रित करने के लिए, कितने खर्चे हुए हैं इसकी वित्तीय लेखा जोखा करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 आई में किया गया। यदि आप लोग इसको याद करने के लिए, आई से होता है इनकम। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। लिखिए अनुच्छेद 243 आई, क्योंकि चुनाव में खर्च होगा और खर्च कितना हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, इसके वित्तीय लेखा जोखा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। देखिए, ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका, ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका के वित्तीय मूल्यांकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया।
वित्त, जिसकी बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 आई में किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक, राज्य वित्त आयोग जो है यह ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव में होने वाले खर्चे का वित्तीय मूल्यांकन करने के बाद यह अपनी रिपोर्ट देगा संबंधित राज्य के राज्यपाल को। यह अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा। ठीक है, वित्तीय लेखा जोखा करने के बाद राज्य वित्त आयोग, जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 आई में किया गया है, वित्तीय लेखा जोखा करने के बाद अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है और राज्य वित्त आयोग जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग जो है, इसके अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इन दोनों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप लोग नोट करिए अगली हेडिंग, पंचायत के कार्य। इनके कार्य क्या होंगे? हम लोगों ने देखा पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस प्रकार से हुआ, इनका चुनाव कैसे होता है, और इनका चुनाव कौन कराता है, और चुनाव में होने वाले खर्चों का मूल्यांकन कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है। जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे, जो हमारे परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, उन अनुच्छेदों के विषय में हमने बात किया। अब हम लोग चलेंगे पंचायत के कार्य के विषय में। जो पंचायतों का कार्य होता है उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। अगली हेडिंग बनाइए, पंचायत के कार्य। वैसे तो पंचायत का कार्य जो है ग्राम स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान करना होता है। जिस गांव की, जहां पे जो पंचायत है, वह वहां की स्थानीय समस्याओं को, और पंचायत को ही स्थानीय सरकार भी बोला जाता है, जिसके माध्यम से हमारी सूचनाएं केंद्र और राज्य तक पहुंचती हैं। ठीक है, लिखिए पंचायत के कार्य। पंचायत के कार्य। ग्राम स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, यह होता है पंचायत का पहला कार्य। ग्राम स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, समय समय पर ग्राम सभा की बैठकें करना, समय समय पर ग्राम सभा की बैठकें करना, ठीक है, समय समय पर ग्राम सभा की बैठकें करना। गांव के भीतर नालियां, पगडंडियां, पुलों एवं नहरों का रखरखाव करना। गांव के भीतर नालियां, पगडंडियां, पुलों एवं नहरों का
रख रखाव करना, नहरों का रख रखाव करना। मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को रोजगार देना, मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को रोजगार देना। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों का रख रखाव एवं उसका संरक्षण करना, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों का रख रखाव एवं उसका संरक्षण करना। अगला लिखिए, गांव में पानी की व्यवस्था एवं पार्कों का रख रखाव करना, गांव में पानी की व्यवस्था एवं पार्कों का रख रखाव करना, रख रखाव करना। प्राथमिक विद्यालयों में पोषण युक्त भोजन के लिए पोषण युक्त भोजन के लिए मिड डे मील योजना की निगरानी करना, भोजन के लिए मिड डे मील योजना की निगरानी करना। कोटा से संबंधित कार्यों एवं पोषण युक्त अनाज कोटा में संबंधित कार्यों एवं पोषण युक्त अनाज एवं समय समय पर पोषण युक्त अनाज को समय समय पर वितरित कराना, ये होते हैं पंचायतों का कार्य। एक बार फिर देख लीजिए, ग्राम स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, पंचायतों के कार्य होते हैं ग्राम स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, समय समय पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना, गांव के भीतर नालियां, पगडंडियां, पुलों एवं नहरों का रख रखाव करना, मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को रोजगार देना, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों का रख रखाव करना, गांव में पानी की व्यवस्था एवं पार्कों का रख रखाव करना, प्राथमिक विद्यालयों में पोषण युक्त भोजन के लिए मिड डे मील योजना की निगरानी करना एवं कोटा से संबंधित कार्यों को करना, पोषण तथा समय समय पर पोषण युक्त अनाज को और राशन के वितरण में की निगरानी करना, वितरित कराना और वितरण के समय उसकी निगरानी करना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था समाप्त किया। अब हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय।
सबसे पहली बात हम यह जानते हैं कि संवैधानिक निकाय क्या होता है और गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है। संवैधानिक निकाय वह निकाय होता है जिसकी बात हमारे संविधान में की गई हो, किसी न किसी अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए निकाय को संवैधानिक निकाय कहते हैं। गैर संवैधानिक निकाय वह निकाय होता है जिसकी बात हमारे संविधान में न की गई हो, किसी भी अनुच्छेद में उसकी जिक्र नहीं किया गया है, वह गैर संवैधानिक निकाय होता है, जिसको अधिनियम के द्वारा पारित किया जाता है और उसको लागू किया जाता है। ठीक है, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत अब लोग हेडिंग बनाइए निर्वाचन आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद आप लोग हेडिंग बनाइए इलेक्शन कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कमीशन, निर्वाचन आयोग। चलिए हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भी पढ़ेंगे, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं। भाग कि निर्वाचन आयोग को किस भाग में रखा गया है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद, फिर हम देखेंगे संरचना, हम लोग देखेंगे संरचना के बाद हम लोग देखेंगे इनका गठन कब हुआ, फिर हम लोग देखेंगे इनकी कार्यकाल क्या होता है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों का एवं अध्यक्षों का कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल के बाद हम लोग देखेंगे इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। नियुक्ति के बाद हम लोग देखेंगे ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, इनका वेतन कितना होता है, इनकी हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे किस प्रकार की संस्था है, ठीक है। चलिए, निर्वाचन आयोग को हमारे संविधान के भाग 15 में रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें 324 से 329 तक रखा गया है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक रखा गया है। ठीक है, 324 से 329 तक रखा गया है। इनकी संरचना की बात करें तो निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष होगा, बाकी 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। एक होगा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग अध्यक्ष होगा, इसमें होंगे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग को संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया, तो हमारा जवाब होगा कि भाग 15। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 324। इसकी संरचना क्या है, एक अध्यक्ष होंगे, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। यहाँ पे प्रश्न यह पूछा जाएगा निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनके संरचना में 3 सदस्य लिख लीजिए, एक अध्यक्ष एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है,
उसके बाद गठन की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था, निर्वाचन आयोग संस्था का जो गठन हुआ था, यह हुआ था 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है। इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले पूरा हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल जो होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक। यदि 6 वर्ष पहले पूरा हो जाता है, वह 65 वर्ष की आयु तक पूरा नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी भी दशा में निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पूरा हो जाता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक यह निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के पद पर रह सकते हैं। ठीक है। इनकी नियुक्ति की बात करें तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र की बात करें तो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। इनके वेतन की बात करें, इनका वेतन होता है 2,50,000, 2.5 लाख। वेतन इनको दिया कहां से जाता है, तो वेतन इनको भारत के संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है। हाँ, एक बात और जो हम भूल रहे हैं, यह किस प्रकार का निकाय है, प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन आयोग जो है यह किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय है। हमने आपको शुरू में ही बताया, जिसका वर्णन हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किया जाए वह निकाय कैसा निकाय होगा, संवैधानिक निकाय होगा। तो इसको संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक रखा गया है और भाग 15 में रखा गया है, तो यह कैसा निकाय होगा, संवैधानिक निकाय होगा। यदि निकाय को पूछा जाए किस प्रकार का निकाय है निर्वाचन आयोग, तो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय। ठीक है। इनकी हटाने की प्रक्रिया के विषय में हम देखते हैं। इनको उसी प्रकार से हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर हटाता है। ठीक है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको उसी प्रकार से हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान इनके हटाने की प्रक्रिया है, मुख्य न्यायाधीश के समान। ठीक है। बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनको राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह के बाद हटाता है। अन्य आयुक्तों को लिख लीजिए, अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह के बाद हटाता है, सलाह के बाद हटाएगा। ठीक है। और संस्था किस प्रकार की संस्था है, तो निर्वाचन आयोग जो है यह अखिल भारतीय संस्था है, अखिल भारतीय संस्था है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अखिल भारतीय संस्था। अखिल भारतीय संस्था कहते किसको हैं, ऐसी संस्था जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करे, ऐसी संस्था जो केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए कार्य करे, ऐसी संस्था को हम अखिल भारतीय संस्था कहते हैं। ठीक है। अब इसमें इनके कार्य को देख लेते हैं जो बचा हुआ है, कार्य। अगली हेडिंग बना लीजिए, कार्य। ठीक है। जो निर्वाचन आयोग का जो कार्य होता है, इनका कार्य होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराना है
और विभिन्न पार्टियों को, चुनाव में जो विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना एवं निर्वाचन चिन्हों का एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, जो वोटर लिस्ट होती है उसको उसमें संशोधन करना, नए नाम जोड़ना, ये सारे कार्य इन्हीं का होता है। ठीक है, कार्य में आप लोग लिख लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, का चुनाव कराना। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टियों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना, निर्वाचन चिन्ह का आवंटन करना, लिख लीजिए चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव के समय आचार संहिता जारी करना, चुनाव के समय आचार संहिता जारी करना। यदि संसद का कोई सदस्य अयोग्य होता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद उनको हटाने का निर्णय लेता है। इतने कार्य होते हैं निर्वाचन आयोग का। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसको हमारे संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक रखा गया है। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, इसमें एक अध्यक्ष, 2 आयुक्त होते हैं। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले पूरा हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो पहले पूरा हो इनका कार्यकाल होता है। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। इनका वेतन 2,50,000 होता है और जो इनका वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इनके हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है, लेकिन जो अन्य आयुक्त होते हैं इनको राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह के बाद हटाता है। और जो इन संस्था है निर्वाचन आयोग, यह एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह राज्य और केंद्र दोनों के लिए कार्य करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है। निर्वाचन आयोग का कार्य होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराना, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना, एवं उसको चुनाव चिन्ह आवंटित कराना, और चुनाव के समय आचार संहिता को लगाना। ठीक है, और चुनाव के बाद आचार संहिता को लगाना। यदि संसद का कोई सदस्य अयोग्य होता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद उसको अयोग्य घोषित करते हैं, उसके अयोग्यता का निर्णय लेते हैं। ठीक है। हाँ, और इसमें मत देने का जो अधिकार है, जैसे 1988 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो मत देने का अधिकार था वह पहले था 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से अनुच्छेद 326 में संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। यह कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अगली हेडिंग आप लोग बनाइए, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम हिंदी में करते हैं संघ लोक सेवा आयोग। फटाफट बनाइए, आज आपकी मैराथन क्लास समाप्त होगी, यहाँ से पॉलिटी आपको समाप्त हो जाएगी। आप लोग एक बार घटना चक्र उठाइए,
और सभी प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और हम उस पर क्लास लेंगे और डाउट क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग बनाइए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को देखा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यह किस प्रकार का निकाय है, किस प्रकार का निकाय है। फिर देखेंगे यह किस संविधान के किस भाग में रखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद। जो आप लोग कई पेजों को पलटने के बाद जो मैटर पाते हैं, हम आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से वो सभी चीजें हम आपको बता देंगे। ठीक है, अनुच्छेद, संरचना, संरचना के बाद हम लोग इनके योग्यता की बात करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष बनने के लिए योग्यता क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इनका कार्यकाल कितने होता है, कार्यकाल क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है। हटाने की प्रक्रिया क्या है। फिर हम लोग देखेंगे इनके कार्य क्या होते हैं, कार्य। ठीक है, इतने आयामों पर हम लोग संघ लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे। चलिए निकाय की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय की परिभाषा क्या होती है, इसको हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, संवैधानिक आयोग है, इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 14 में किया गया है। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग को रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग को रखा गया है। 315 से 323 तक। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना की बात करें तो इनके सदस्यों की जो, वैसे तो 9 से 11 सदस्य होते हैं, लेकिन कोई स्थायी वो नहीं है। ठीक है, इसका निर्धारण नहीं किया गया है, बल्कि इसमें एक अध्यक्ष होगा एवं ऐसे अन्य सदस्य होंगे, ऐसे कुछ अन्य सदस्य होंगे जिससे मिलकर संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है। संघ लोक सेवा का आयोग का गठन होता है, लेकिन एक अध्यक्ष के बाद जो और अन्य भी सदस्य होंगे उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगी। वही सदस्य होंगे जिसको राष्ट्रपति चाहेगा, जिसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। संरचना इनकी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा, कुछ ऐसे सदस्य होंगे और कुछ सदस्य होंगे जिसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, जिसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, योग्यता की बात करें, इनकी योग्यता भी स्पष्ट, संविधान में इनकी योग्यता स्पष्ट नहीं है। योग्यता भी क्या है, स्पष्ट नहीं है। इनकी योग्यता भी स्पष्ट नहीं है, बल्कि यह बताया गया है कि इनके आधे से अधिक सदस्य जो हैं, इनके आधे सदस्य, कम से कम आधे सदस्य या आधे से अधिक सदस्य हैं, 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक संघ लोक सेवा के अधीन कार्य करने की योग्यता रखते हो या कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया गया है कि इसके आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्षों तक, कम से
कम 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक संघ लोक सेवा के अधीन कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। 10 वर्षों तक संघ लोक सेवा के अधीन कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल जो होता है इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष या जितना निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल होता है उतना ही संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो जाए। अनुच्छेद 316 में इनके नियुक्ति और कार्यकाल के विषय में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद इनका वेतन, जो इनका वेतन होता है, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, संघ लोक सेवा अध्यक्ष का जो वेतन होता है यह होता है 2,50,000, 2.5 लाख। और जो अन्य सदस्य होते हैं इनका वेतन होता है 2,25,000। ठीक है, चलिए वर्तमान में अभी अध्यक्ष की बात करा जाए तो श्रीमती प्रीति सूदन जी 2024 से अप्रैल 2025 तक इसके अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, इनके कार्य की बात करें, हटाने की प्रक्रिया देख लें, उसके बाद कार्य देखिए। इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया, इनको हटाता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सिफारिश के बाद हटाता है, या तो ये अपना त्यागपत्र देकर खुद हट जाएं। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सिफारिश के बाद हटाता है। सर्वोच्च न्यायालय के सिफारिश के बाद हटाता है। ठीक है, या त्याग पत्र देकर या स्वयं हट जाएं। ठीक है, कार्य, इनके कार्य का जिक्र अनुच्छेद 320 में किया गया है। पहली बात तो यह एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था उस संस्था को कहते हैं जो केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए कार्य करे। अखिल भारतीय संस्था है जो केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाओं का, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाओं के लिए इनका कार्य हो। केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, परीक्षा का आयोजन कराना। ठीक है, आइए लिखते हुए चलते हैं। अखिल भारतीय संस्था है जो केंद्र एवं राज्य के लिए, राज्य के अधीन, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कराना, परीक्षा का आयोजन कराना, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी जो सेवाएं हैं उनके परीक्षा का आयोजन कराना। शासित प्रदेशों की जो सेवाएं हैं उनके परीक्षा का आयोजन कराना। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किया गया है और भाग 14 में रखा गया है।
इनकी संरचना की बात करें तो इनकी संरचना हमारे संविधान में निश्चित नहीं है, बल्कि इतना कहा गया है इसमें एक अध्यक्ष होगा, बाकी अन्य ऐसे सदस्य होंगे जिसका निर्धारण राष्ट्रपति करे। वैसे तो 9 से 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनकी योग्यता की बात करें, इनकी योग्यता भी हमारे संविधान में इनकी योग्यता का भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। इनके योग्यता में बस इतना बात की कहा गया है कि इनके कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें 10 वर्षों तक लोक सेवा में, जिनको 10 वर्ष तक संघ लोक सेवा के अधीन कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वेतन की बात करें तो 2.5 लाख होता है इनके अध्यक्ष की वेतन, 2.25 लाख होता है इनके अन्य सदस्यों का वेतन। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो इसमें से पहले पूरा हो। जैसे यदि किसी भी व्यक्ति को उसकी जो आयु है वह अभी जैसे 62 वर्ष हो गई, तो उसका नियुक्ति होती है लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो उसका कार्यकाल केवल शेष 3 वर्ष तक रहेगा, क्योंकि उसकी जो आयु है 65 वर्ष, वह उसके 6 वर्ष जो कार्यकाल होता है उससे पहले पूर्ण हो रहा है। इसमें सीधी सी बात कही गई है, उनकी 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा हो। इनके हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के बाद संघ लोक सेवा के आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों को हटाता है, या तो ये स्वयं अपना त्याग पत्र देके पद को रिक्त कर दें। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इनके कार्य के विषय में देखा। पहली बात तो यह एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था वह संस्था होती है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करे, केंद्र के लिए भी कार्य करे और राज्य के लिए भी कार्य करे। तो यह अखिल भारतीय संस्था हुई। संघ लोक सेवा आयोग, फिर यह बातें अपने आप क्लियर हो जाती हैं कि यह केंद्र के अधीन सेवाओं और राज्य के अधीन सेवाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी, परीक्षा का आयोजन कराएगी। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी, परीक्षा का आयोजन कराएगी एवं साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी जो सेवाएं हैं उनका आयोजन करेगी। यह होता है संघ लोक सेवा आयोग का कार्य। ठीक है, आप लोग नोट करिए। फिर उसके बाद हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अगली हेडिंग आप लोग बनाइए, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसको भी भाग 14 में रखा गया है, अनुच्छेद 315 में रखा गया है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आने वाले सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और यह अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देंगे। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग बनाइए, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको भी हम उतने ही आयाम पर देखेंगे जितना आयाम पर हम लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग को देखा था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार का यह निकाय है, संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है। फिर हम लोग देखेंगे संविधान के किस भाग में यह रखा गया है। उसके बाद हम लोग अनुच्छेद देखेंगे, किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, इनकी कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, कार्यकाल के विषय में देखेंगे। फिर हम इनके संरचना के विषय में देखेंगे, फिर इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति के विषय में देखेंगे। नियुक्त होंगे तो त्याग पत्र भी किसको देते हैं ये भी हम देख लेंगे, त्याग पत्र किसको देंगे ये भी हम देखेंगे। उसके बाद इनको हटाने की प्रक्रिया और कार्य, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके कार्य। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया देखेंगे, कार्य देखेंगे। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है
यह एक संवैधानिक निकाय होता है। ठीक है, संवैधानिक निकाय हमने जैसे कि पहले भी बताया था, जिसका जिसका जिक्र हमारे संविधान में किसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाए वह निकाय संवैधानिक निकाय होगा। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। संविधान के यह भाग 14 में रखा गया है। संविधान के भाग 14 में रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 315 में रखा गया है राज्य लोक सेवा आयोग। इनका कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, या 62 वर्ष। हम लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग जब पढ़ा था तो वहाँ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों सदस्यों की जो कार्यकाल था वह 6 वर्ष और 62 वर्ष था, सॉरी 65 वर्ष था। जब हम राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे 6 वर्ष और 62 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो का पहले पूरा हो जाए, या 6 वर्ष पूरा हो जाए या 62 वर्ष पूरा हो जाए तो बस वहां से इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है, 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक। बात करें हम इनके संरचना की तो राज्यपाल जब लोक सेवा आयोग का गठन करेगा तो एक अध्यक्ष होंगे, इसका गठन राज्यपाल करेगा, इसमें एक अध्यक्ष होंगे और अन्य ऐसे सदस्य होंगे जिनका निर्धारण संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है, इनकी हम संरचना की बात करें, देखिए राज्यपाल जब लोक सेवा आयोग का गठन करेगा राज्यपाल जब लोक सेवा आयोग का गठन करेगा तो एक अध्यक्ष एवं ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर करेगा। एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों जिसे राज्यपाल निर्धारित करे। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, या त्यागपत्र भी अपना राज्यपाल को ही देते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया हम देखेंगे। इनको हटाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनको किस प्रकार से हटाएगा? जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों को हटाता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों को हटाएगा। तो उसके बाद बचता है इनका कार्य। चलिए यहाँ पर हम इनके कार्य की बात करते हैं। इनका कार्य होता है राज्य के अधीन सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन कराना। इनका कार्य होता है राज्य के अधीन सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन कराना, पाठ्यक्रम निर्धारित करना, पाठ्यक्रम निर्धारित
करना, परीक्षा प्रणाली निर्धारित करना, परीक्षा प्रणाली निर्धारित करना। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद भाग 14 अनुच्छेद 315 में रखा गया है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष तक जो पहले पूरा हो। इनकी संरचना की बात करें, राज्यपाल जब लोक सेवा आयोग का गठन करता है तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य ऐसे सदस्य होते हैं जिसका निर्धारण संबंधित राज्य का राज्यपाल करे। नियुक्ति राज्यपाल करता है, त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। इनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक उसी प्रकार से हटाता है जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों को हटाता है। बचते इनके कार्यकाल की बात, इनका कार्य की बात करें तो इनका कार्य होता है राज्य के अधीन सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन कराना, राज्य के अधीन सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन कराना एवं पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, परीक्षा प्रणाली को लागू करना। ठीक है, किस प्रकार से परीक्षा प्रणाली होगी तो इसका निर्धारण करना। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे अनुसूचित जाति आयोग, फिर अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ें। राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग, अगली हेडिंग बनाइए। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, वित्त आयोग को भी हम उसी प्रकार से देखेंगे जिससे हम लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग को जिस प्रकार से हमने पढ़ा था उसी प्रकार से इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी संरचना को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को रखा गया है, अनुच्छेद की बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय है। फिर वित्त आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है इसके विषय में जानेंगे, इनकी नियुक्ति के विषय में जानेंगे। फिर यह अपना त्यागपत्र किसको देंगे, त्याग पत्र आखिर किसको देंगे। फिर इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, इनकी योग्यता क्या होती है, इतने आयामों पर हम योग्यता क्या होती है। ठीक है, उसके बाद इनका कार्य क्या होता है। चलिए, योग्यता और इनका कार्य क्या होता है। कार्य वैसे तो वित्त आयोग का जो कार्य होता है या केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा, इनका कार्य होता है केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना होता है। जो वित्त आयोग होता है यह 5 सदस्यीय होता है, इसमें 5 सदस्य होते हैं। इसमें होते हैं एक अध्यक्ष, इसमें होते हैं एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। वित्त आयोग की बात की जाए तो यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 एवं 281 में रखा गया है। निकाय की बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, इसलिए यह संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की नियुक्ति की बात की, वित्त आयोग की बात की गई है, इसके गठन की बात की गई है। लेकिन 281 में कहा गया है कि वित्त आयोग यह अपनी रिपोर्ट, वित्त आयोग जब अपनी रिपोर्ट देगा तो यह अपने राष्ट्रपति को देगा। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, पति को देता है। ठीक है, रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट
राष्ट्रपति को देगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के जो सदस्य एवं अध्यक्ष होते हैं या अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इनके योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है, संसद निर्धारित करती है। ठीक है, योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। इनकी लिखा गया है कि इनकी योग्यता का निर्धारण संसद करे। ठीक है, योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है, निर्धारण संसद करे। जो वित्त आयोग है इसका निर्धारण सदस्यों का संसद करेगी। तो संसद ने इसमें इसके योग्यता के निर्धारण के लिए संसद ने बनाया वित्त आयोग अधिनियम 1951। संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया, जिसमें संसद ने तय किया कि वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है एक ऐसा व्यक्ति होगा जो लोक मामले का जानकार होगा। इसमें कहा गया वित्त आयोग अधिनियम 1951 के माध्यम से संसद ने कहा 51 के माध्यम से संसद ने कहा वित्त आयोग का अध्यक्ष वित्त आयोग का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो लोक मामले का जानकार हो। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो लोक मामले का जानकार हो, मामले का जानकार व्यक्ति हो। और सदस्य जो इसके होते हैं, सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, या वित्त के जानकार हो, या फिर अर्थशास्त्र के जानकार हो। चलिए सदस्य की बात करते हैं। इनके जो सदस्य होंगे, सदस्य इनके ऐसे व्यक्ति होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। उसके बाद या फिर वित्त के जानकार हो, वित्त के जानकार हो, या फिर वह अर्थशास्त्री हो, अर्थशास्त्र के ज्ञाता हो। ठीक है। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। इनकी ये जो है इनका कार्यकाल 2020 से 25 था, लेकिन अब इनका विस्तारित करके 2026 तक कर दिया गया है। ठीक है। अध्यक्ष की बात करें, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे केसी त्यागी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। इनका कार्यकाल पहले था 2020 से 25, लेकिन अब विस्तार करके 2026 तक कर दिया गया है। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है इसमें जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष हैं, ये 15वें हैं। कभी कभी इसमें इंपॉर्टेंस ये है, कई बार पूछा जा चुका है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 12वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वह थे सिंह रंगराजन।
कभी कभी प्रश्न पूछा गया है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रश्न पूछा गया है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इतना। चलिए एक बार हम फिर से वित्त आयोग के विषय में देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है जिस वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है जो 5 सदस्यीय संस्था है। वित्त आयोग 5 सदस्यीय संस्था है जिसमें से एक अध्यक्ष है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में किया गया है। वित्त आयोग के गठन की बात अनुच्छेद 280 में किया गया और 281 में कहा गया है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। वित्त आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। योग्यता का निर्धारण हमारे संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि कहा गया है इनकी योग्यता वही होगी जो संसद निर्धारित करेगी। संसद ने इनके योग्यता के निर्धारण के लिए वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया और वित्त आयोग अधिनियम 1951 में संसद ने कहा वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो लोक मामले का जानकार व्यक्ति हो, और अन्य सदस्य जो है वित्त आयोग के वो ऐसे होंगे उनकी जो योग्यता होगी वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, या वह वित्त के जानकार हों, या वह अर्थशास्त्र के ज्ञाता हों। ठीक है, इनका जो कार्य होता है वह केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा होता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना, केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना, इनका कार्य होता है केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना। तो हमारे प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे केसी त्यागी जी। और वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है या कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो यह 15वां सा वित्त आयोग चल रहा है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है, जिनका कार्यकाल 2020 से 25 तक था। और वर्तमान में इनके कार्यकाल को 1 वर्ष विस्तारित करके अब इनका कार्यकाल 2026 तक कर दिया गया है। और जो महत्वपूर्ण वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हों, जैसे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री रंगराजन जी थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे। इनके विषय में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, नोट करिए आप लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, आप लोग नोट करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 16वें वित्त आयोग का गठन जब होगा, अभी तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इनका कार्यकाल भी 2026 तक है। ठीक है, इनका कार्यकाल 2026 तक है। लेकिन इसके बाद जब 16वां वित्त आयोग का गठन होगा, 16वां वित्त आयोग का गठन होगा, इसके अध्यक्ष होंगे अरविंद पनगड़िया, जो किसका स्थान लेंगे, यानी कि सिंह का स्थान लेने वाले हैं, वो भी 2026 में। ठीक है, नोट करिए फटाफट। फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखेंगे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुसूचित जाति आयोग की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचित जाति आयोग। हेडिंग बनाइए। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग को रखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 338 में। और जो अनुसूचित जाति आयोग होता है इसको संविधान के भाग 16 में रखा गया है। और इसमें 4 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति जी करते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। इनका जो कार्य होता है वह इस SC से संबंधित, यानी अनुसूचित जाति से संबंधित संविधान में किए गए प्रावधानों के पर निगरानी रखते हैं। ठीक है, प्रावधानों पर निगरानी रखते हैं और उसको लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए, अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग। चलिए इसको भी हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति आयोग को भी हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। अनुच्छेद की बात करें
अनुच्छेद देखेंगे किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस प्रकार कैसा निकाय है, संवैधानिक या असंवैधानिक निकाय है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यह संविधान के किस भाग में है। ठीक है, संरचना की बात करेंगे। संरचना के बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी नियुक्तिकर्ता कौन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे त्यागपत्र किसको देखते हैं, त्यागपत्र किसको देंगे। फिर हम लोग देखेंगे इनका कार्य क्या होता है, जो होते हैं अनुसूचित जाति आयोग का कार्य क्या होता है। ठीक है, इतने माध्यम से हम लोग देखेंगे। अनुसूचित जाति आयोग जो है इसको का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका हमारे संविधान में इसकी जिक्र की गई है। ठीक है, भाग की बात करें तो संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जाति आयोग को रखा गया है। संरचना की बात करें तो यह 5 सदस्यीय होती है। इसमें एक होता है अध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक होता है उपाध्यक्ष और इसमें 3 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और यह अपना त्यागपत्र भी देते हैं राष्ट्रपति को। इनका जो कार्य होता है वह होता है अनुसूचित जाति से संबंधित संविधान में किए गए प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधान, या ऐसे लिख लीजिए एससी से संबंधित संविधान में दिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान की निगरानी करना, उसे लाभार्थियों तक पहुंचाना, प्रावधानों की निगरानी करना, उसे लाभार्थियों तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। अनुसूचित जाति आयोग जो है इसको हमारे संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 338 में रखा गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है और इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्यों से मिलकर यह बनता है अनुसूचित जाति आयोग। इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्य जो होता है यह एससी से संबंधित मामलों को, एससी से संबंधित संविधान में दिए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों की निगरानी करना एवं उसे लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में पढ़ेंगे। हेडिंग बनाइए अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि अनुसूचित जनजाति आयोग जो है यह किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया जिसकी भी चर्चा हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद, किसी भाग के माध्यम से की गई है वह निकाय जो है संवैधानिक निकाय होता है। अनुसूचित जनजाति किस प्रकार का निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसको हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 338 ए में रखा गया है। इसकी संरचना की बात करें, अनुसूचित जनजाति आयोग जो है
इसकी संरचना की बात करें तो यह 5 सदस्यों से मिलकर बनती है या 5 सदस्यीय होती है। इसमें होता है एक अध्यक्ष, एक होगा उपाध्यक्ष और होंगे 3 अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्यों से मिलकर 5 सदस्यों से मिलकर अनुसूचित जनजाति आयोग बनती है। 3 अन्य सदस्य, ठीक है। इनके कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। इनकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और यह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। इनकी त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। इनका जो कार्य होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों का जो कार्य होता है अनुसूचित जातियों का संरक्षण करना। इनका कार्य होता है अनुसूचित जातियों का संरक्षण करना। जातियों का संरक्षण करना, ठीक है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें अनुसूचित जनजाति के आयोग से जितने भी प्रश्न हमारे परीक्षाओं में बनते हैं हमने सभी को एक एक करके बता दिया। आइए एक बार हम फिर से देखते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। इसको हमारे संविधान के अनुच्छेद 338A में रखा गया है। संरचना की बात करें तो यह 5 सदस्यीय होती है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल की बात करें तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वह होगा 3 वर्ष। इनके नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति और यह त्यागपत्र भी भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्य जो होता है अनुसूचित जातियों का संरक्षण करना। जैसे संविधान में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों को या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई योजना आती है तो उसकी यह निगरानी करते हैं और उसको लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महिला आयोग और आज से आपका पॉलिटी यहाँ से समाप्त हो रहा है, ठीक है। जितने भी हम लोग मैराथन क्लास लिए तो आज हमारा मैराथन का अंतिम क्लास है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, विचार करेंगे क्या किया जाए, किन तथ्यों पर बात की जाए, क्या पढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा संवैधानिक निकाय, ठीक है। अब अगली हेडिंग आप बनाइए महिला आयोग। चलिए अगली हेडिंग बनाइए राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है सबसे पहला प्रश्न बनेगा यह कौन सा निकाय है, संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जिसका वर्णन हमारे संविधान के किसी भाग में किया जाए या किसी अनुच्छेद में किया गया हो संवैधानिक निकाय होता है। जो किसी अधिनियम के माध्यम से लाया जाता है जिसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया है, किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, वह असंवैधानिक निकाय होता है, ठीक है। गैर संवैधानिक निकाय होता है, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है किस प्रकार का निकाय है, तो यह गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है। हम बात करें जब गैर संवैधानिक निकाय है इसका मतलब किसी न किसी अधिनियम के माध्यम से आया होगा। तो किस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग को बनाया गया? किस अधिनियम? राष्ट्रीय महिला आरक्षण अधिनियम 1990, ठीक है। इसका गठन हुआ राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990, ठीक है। इसका गठन राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग को बनाया गया, लेकिन इसका गठन हुआ 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन
1992 में किया गया। इसकी संरचना की बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यह 6 सदस्यीय होता है। 6 सदस्य इसमें है। इसमें है एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य। इसमें होते हैं एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य होते हैं। और इनके कार्यकाल की बात की जाए, इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल इनका होता है 3 वर्ष। ठीक है। महिला आयोग के जो सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं, या अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति की बात करें, इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति को यह अपना त्यागपत्र भी देंगे। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। चलिए, अब इनका क्या कार्य बच रहा है? कार्य। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, इनका कार्य होता है कि संविधान में महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं को उसका संरक्षण करना एवं प्रावधानों का संरक्षण करना, निगरानी करना एवं महत्वपूर्ण सुझाव को महिलाओं तक पहुंचाना। ठीक है। सरकार तक महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव को सरकार तक पहुंचाना। चलिए, कार्य में लिख लीजिए। संविधान में महिलाओं के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान एवं इनके लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की निगरानी करना, महत्वपूर्ण योजनाओं की निगरानी करना, महत्वपूर्ण योजनाओं की निगरानी करना एवं महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार को सुझाव देना। स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार को सुझाव देना। ठीक है। चलिए, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन नहीं किया, कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यह एक अधिनियम के माध्यम से लाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के से लाया गया है और इसका गठन 1992 में किया गया है। इसकी संरचना की बात करें तो यह 6 सदस्यीय है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 5 अन्य सदस्यों से मिलकर महिला आयोग का गठन किया गया है। महिला आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की जब नियुक्ति की जाती है तो उनकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, और ये त्यागपत्र भी भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। महिला आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों का जो कार्यकाल होता है यह होता है 3 वर्ष। ठीक है। और इनका जो कार्य होता है कि संविधान में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों को, संविधान में महिलाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, और महिलाओं के लिए जो योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की निगरानी करना एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार को सुझाव देने का कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों की पॉलिटी की मैराथन क्लास समाप्त हुई। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए, उस टॉपिक पर अलग से लेक्चर लिया जाएगा।
और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमको दीजिए इजाज़त। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी क्लास में।